नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरिया, लेकर हाजिर हूं आपका फेवरेट न्यूज डिबेट शो 5 की पड़ताल। आप जान रहे हैं पड़ोसी मुल्क नेपाल में क्या कुछ हालात हैं। आप जानते हैं नेपाल भारत का सबसे करीबी राष्ट्र, जिसके लिए हम कहते हैं रोटी और बेटी का रिश्ता भी है। ऐसे में वहां पर अगर इतनी अनस्टेबिलिटी हो जाए कि वहां पर छात्र सड़कों पर, छात्राएं सड़कों पर, युवा सड़कों पर, जेनजी सड़कों पर, और उसके बाद आग के हवाले कर दिया गया राष्ट्रपति भवन, आग के हवाले कर दी गई संसद, ओली ने इस्तीफा दे दिया, उनके कैबिनेट के कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, कई सांसदों ने इस्तीफा दे दिया। इसका इंपैक्ट क्या है? नेपाल की राजधानी काठमांडू से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए अलार्मिंग है। संसद भवन की दीवारें लांघते हुए युवा पुलिस के साथ झड़पें, कर्फ्यू, आगजनी और हताहतों की बड़ी संख्या। ये सब कुछ देखकर सवाल उठ रहा है कि आखिर इस आग की चिंगारी कहां से उठी? नेपाल में जो कुछ हुआ वो बांग्लादेश और श्रीलंका की जेरोक्स कॉपी जैसा क्यों नजर आ रहा है? सब जगह हिंसा या विद्रोह भड़कने की वजह कहीं ना कहीं सोशल मीडिया थी। नेपाल में विद्रोह की वजह भी सोशल मीडिया बैन रहा। सरकार के फैसले ने युवाओं में गुस्सा भर दिया और देखते ही देखते सड़कों पर भीड़ आ गई। अब चर्चा यह है कि बांग्लादेश, श्रीलंका और अब नेपाल, तीनों जगह एक जैसी तस्वीर क्यों नजर आ रही है? क्या सोशल मीडिया कंपनी इतनी ताकतवर हो चुकी है कि वो किसी भी देश की राजनीति को झकझोर दे, यहां तक कि सत्ता पलट की स्थिति तक पैदा कर सकती हैं? इसी पर करेंगे सार्थक चर्चा। जुड़ेगा बड़ा पैनल। कुछ तस्वीरें आ रही है, सबसे पहले मैं चाहूंगा वो तस्वीरें मैं आपकी टीवी स्क्रीन पर रखूं। उन तस्वीरों को देखकर आप समझ ही जाएंगे कि इस वक्त पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में क्या कुछ हालात हैं। ओली ने इस्तीफा दे दिया है। अब ये खबर हो गई थोड़ी पुरानी, 3-4 घंटे से लगातार सर्कुलेट हो ही रही है। अगला अपडेट यह आया कि सेना के हेलीकॉप्टर में ओली को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। ना सिर्फ ओली बल्कि उन सांसदों को, 21 से 22 सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अलग अलग मंत्री हैं जो मंत्रालय संभाल रहे थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। उनको सेफ जगहों पर सेना की तरफ से शिफ्ट किया गया। जगह जगह सिर्फ और सिर्फ आगजनी आपको नजर आएगी। एक चीजें और है, बांग्लादेश, ढाका, वहां पर क्या कुछ चीज थी वो तस्वीरें जरूर आपके सामने आ रही होंगी। और भारत के इर्द गिर्द अनस्टेबिलिटी आप देख लीजिए कितनी ज्यादा है। अभी ये जो मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, इस वक्त काठमांडू से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये बहुत अलार्मिंग है किसी भी देश के लिए। बार बार फोकस इस बात पर किया जा रहा है, एक्सपर्ट्स भी इस बात को कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक देशों के लिए चीज ठीक नहीं है, लेकिन ऑन द कंट्ररी वो ये भी बता रहे हैं कि इन देशों का लोकतंत्र और हमारे भारत का लोकतंत्र, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। यह बात भी सच है, हर कोई जानता है। लेकिन आप इस पिक्चर को जितना ब्रॉड करके देखेंगे ना, जितना बड़ा करके आप देख सकते हैं, अपने ज्ञान चक्षुओं को खोल सकते हैं, वो आप समझ जाएंगे। ऐसा नहीं है इसका इंपैक्ट भारत पर नहीं पड़ेगा, पड़ सकता है। ग्लोबली क्या इमेज है? बहुत तेजी के साथ 7.8 हमारी पहली तिमाही के जीडीपी रहे हैं। आप सोच रहे होंगे रोहित जीडीपी की बात क्यों कर रहा है, तो नेपाल में इतनी आग लगी है। अरे ठीक है, वहां पर परिस्थितियां क्या है उस पर हमारे एक्सपर्ट्स की पैनी नजर है। मेरे साथ जो पैनलिस्ट जुड़े हैं वो भी आपको उस बारे में बताएंगे, इसलिए मैं उस दिशा में अभी नहीं जा रहा। ग्लोबली आप देखिए क्या इमेज जा रही है। एक राष्ट्र भारत जो कि तेज गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसके इर्द गिर्द आप देखिए, उसके पड़ोसी मुल्कों को आप देखिए, वहां पर कितनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी है। तो सबके मन में भारत को लेकर भी क्वेश्चन मार्क आएगा। लेकिन जो लोग भारत को जानते हैं, जो लोग भारतीयता को जानते हैं, वो इन चीजों को समझते हैं कि भारत अलग क्यों है। अब मैं आपको एक एक करके 3 तस्वीरें और दिखा रहा हूं आपकी याददाश्त ताजा करने के लिए। सबसे पहले 2022 में आप देखिए श्रीलंका में क्या हुआ था। अगर मैं नाम छुपा दूं ना तो आपको लगेगा कि मैं आपको आज की नेपाल की तस्वीर दिखा रहा हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा। मैं आपको बस याद दिलाना चाह रहा हूं। तीसरी तस्वीर, नेपाल में क्या कुछ हो रहा है वो तस्वीरें याद होंगी, लेकिन श्रीलंका की तस्वीरें याद कीजिए। एरियल शॉट्स पहली विंडो में श्रीलंका, दूसरी तस्वीर बांग्लादेश और अब तीसरी तस्वीर नेपाल। सोशल मीडिया में इतनी ताकत आ गई क्या? इस बीच जो बड़ी खबर है जो मैं लगातार आपको बता रहा हूं, रामचंद्र पौडेल ने इस्तीफा दे दिया है। कहीं से कोई बात नहीं बन रही, इंडिकेशंस बिल्कुल साफ हैं। नेपाल के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, रामचंद्र पौडेल ने इस्तीफा दिया। अब तक माना जा रहा था कि हो सकता है कोई डेलीगेशन राष्ट्रपति से मुलाकात कर ले, राष्ट्रपति कोई रास्ता दिखा दे और यहां से चीजें ठीक हो जाएं। तो नेपाल में परिस्थितियां बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन एक रिपोर्ट है, पहले आपको रिपोर्ट दिखाता हूं, फिर अपने पैनलिस्ट से आपका तारुफ कराता हूं, कहीं मजा आएगा। ये रिपोर्ट देखिए।
नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुई विद्रोह की चिंगारी ऐसी भड़की कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। केपी शर्मा ओली को सेना हेलीकॉप्टर से अज्ञात जगह पर ले गई है। ओली के इस्तीफे के बाद देश की कमान उप प्रधानमंत्री को सौंप दी गई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जेएनजी के नेतृत्व में विद्रोह की आग से पूरा नेपाल धधक रहा है। आंदोलनकारियों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के निजी आवास फूंक दिए, मंत्रियों को उनके घर में ही बंधक बना डाला, जिसके बाद उन्हें हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। विद्रोह की आग से पूरा नेपाल जल रहा है। तमाम इलाकों में नई पीढ़ी के युवा हाथों में पत्थर और लाठी डंडे लेकर घूम रहे हैं। हालात बेकाबू हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में घुसकर इसमें आग लगा दी और बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हाई प्रोफाइल लोगों के घरों में भी तोड़फोड़ की है। नेपाल सरकार के 10 मंत्री पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। नेपाल में तख्ता पलट हो चुका है, लेकिन हिंसा की आग थम नहीं रही है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि देश में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाना चाहिए। साथ ही संसद को भंग कर नए सिरे से चुनाव कराने की भी मांग की जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अब नेपाल की कमान कौन संभालेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो चीजें इतनी आसानी से ट्रैक पर आएंगी नेपाल में, अभी वो नजर नहीं आता। अब तक ओली के इस्तीफे के बाद माना जा रहा था कि इस अग्रेशन में कमी आ सकती है, लेकिन शायद बात नहीं बनी, इसलिए प्रेसिडेंट पौड़ेल ने भी इस्तीफा देना ज्यादा बेहतर समझा। अब आपके जहन में भी बहुत सारे सवाल होंगे, सरकार कैसे बनेगी, इस भीड़ को समझाएगा तो समझाएगा कौन? अगर ओली ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद भी ये लोग शांत नहीं हो रहे, प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दे दिया तब ये लोग शांत नहीं हो रहे, तो अब यहां से आगे क्या होगा, इसका इंपैक्ट भारत पर क्या होगा, ग्लोबली क्या होगा? इन पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बहुत जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ डॉक्टर सौरभ, जाने माने साउथ एशियन स्टडीज जेएनयू, आप उनको लगातार देखते हैं, सुनते हैं। सर, स्वागत कर रहा हूं आपका भारत एक्सप्रेस पर। मेरे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक साय सर जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। जय हिंद आलोक सर, नमस्ते कर रहा हूं आपको। और विदेश मामलों की जानकार मौसमी सचदेवा मुझे स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। मौसमी जी, नमस्ते कर रहा हूं आपको। लेडीज फर्स्ट, शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। केपी ओली पीएम रिजाइंड, पौड़ेल साहब प्रेसिडेंट रिजाइंड, यहां से व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर नेपाल? देखिए, क्रिटिकल सीन है कहीं ना कहीं। हम सब, आपने भी बता दिया है, ये जो एक नेशनल पॉलिसी है, ये पॉलिसी कैसे क्राइसिस में कन्वर्ट हो गया है जी। अभी ये इट इज नो लॉन्गर ए जेनजी मूवमेंट। मुझे नहीं लगता कि आप सड़क पे, आप अगर खुद देखें, आपके पास वीडियोस भी आ चुके हैं, मेरे पास भी नेपाल में कुछ है जानकार। अब ये जेनजी मूवमेंट नहीं रह गया, इट हैज बिकम ए मास मूवमेंट। और सिमिलर आप अगर कंपेयर करें, बांग्लादेश में यही हुआ था, श्रीलंका में यही हुआ था। बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, लेकिन अभी तक कोई इलेक्शन हो ही नहीं पाया। और ये अनरेस्ट अभी तक है, बांग्लादेश खत्म ही हम कह सकते हैं। सिमिलर सिचुएशन में आप देखिए, एक फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या हमारा ये जो जनरेशन है जेनजी इतना डिपेंडेंट है सोशल मीडिया पे कि वो इतना एक गुड होके सड़क पे आ गए, एंड इतना वायलेंट हो गया कि पार्लियामेंट में अटैक कर रहे हैं, मिनिस्टर्स के घरों में अटैक कर रहे हैं। आप यू कैन जॉइन द डॉट्स। सिमिलरली बांग्लादेश में हुआ था, ये क्या था, एंटी करप्शन सेंटीमेंट बोल के यूथ सड़क पे आए थे कि ये करप्शन है, ये है। यहाँ पे भी ऐसे ही शुरू हुआ कि किस लिए बैन किया ये एप्स, बिकॉज ये जेन जी जो आज के यूथ है वो कह रहे हैं कि ये सच भी है, ये झूठ नहीं है, नेपाल में करप्शन बहुत ज्यादा है। वहां पे मिनिस्टर्स के बच्चों को अब्रॉड भेज दिया जाता है पढ़ने के लिए, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज नॉर्मल जो सिविलियंस है उनके लिए नहीं है। तो ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही है जिनके जरिए लोग अपने फ्रस्ट्रेशंस या उसको एक्सपोज कर रहे थे। एंड इसीलिए ये 26 एप्स, बट ये अनप्लान्ड पॉलिसी है। आप सडनली 26 एप्स आपने बंद कर दिया और उसका ये नतीजा हुआ। लेकिन इसके आड़ में हमें देखना पड़ेगा क्या यहाँ पे कोई फॉरेन इन्फ्लुएंस है, क्योंकि अगर हम बांग्लादेश को भी देखा जाए, वहां पे भी वी कुड सी अमेरिकाज इन्फ्लुएंस और फॉरेन इन्फ्लुएंस। यहाँ पे भी मुझे धीरे धीरे लगता है कि पहले ये यूथ का ही था, जेनजी का था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऐसे जगहों पे एक मौका चाहिए, वो मौका मिल गया है। और वहां पे क्या है, फॉरेन इन्फ्लुएंस शायद अभी तक कोई
प्रूफ नहीं है, बट व्हेन वी स्टडी वी सी दैट सम काइंड ऑफ फॉरेन इन्फ्लुएंस जो इस तरीके से नहीं, और भड़काया ऐसा गया हर है बार हुआ पूरा। है। मैं खुद वो 3 तस्वीरें दिखा चुका हूं मौसमी जी, मैंने दिखाया श्रीलंका में कुछ ऐसा ही हुआ था, बांग्लादेश ढाका में कुछ ऐसा ही हुआ था, और अब हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल में भी ऐसा ही हुआ है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि पहले जरूर जेंजी मूवमेंट रहा होगा, लेकिन क्या बाद में इसको हाईजैक कर लिया गया? क्या ये बड़ा फेलियर रहा? ओली साहब को समझ नहीं आई कि कुर्सी भी जाएगी, सब कुछ चला जाएगा, जान पर बात बनाएगी। आपका ओपनिंग बहुत शानदार आ गया। एक बार मैं 100 के पास भी हूं। सौरभ साहब मेरे साथ, मेरे को नजर आ रहे हैं। सौरभ साहब प्लीज आप मुझे बताइए कि ये जो बातें यहां पर मौसमी जी ने कही कि शुरू में तो ऐसा ही लगा कि सोशल मीडिया बैन हो गया, जेंजी सड़कों पर आ गए। हालांकि मैं वहां पर भी कई लोगों से संपर्क में था, वो कह रहे हैं कि नहीं, मीडिया इस तरीके का नैरेटिव ना चलाए कि ये जेंजीज का मूवमेंट रहा, ये सोशल मीडिया के लिए ही रहा। हम लंबे वक्त से परेशान थे, भ्रष्टाचार बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, हमारे को कोई कुछ सुनता नहीं था, और वो चिंगारी धीरे धीरे आज ज्वालामुखी में तब्दील हो गई। हाँ, रोहित जी, आपने बिल्कुल सही बात बोला कि जो एक चिंगारी थी वो एक ज्वाला में बदल गई। जो नेपाल की जो सिचुएशन है वो यदि आप पिछले 15 सालों से देखेंगे, 2008 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद से, तो कोई भी सरकार अपना टर्म पूरा करने की तो दूर की बात है, 1.5 साल 2 साल भी टिकती नहीं है। तो जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है वो लगातार जो सरकारें हैं सो अपने सरकार को बचाए रखने में, अपने मंत्रालय को बचाए रखने में लगी रहती हैं। ठीक है। देश का जो विकास है, युवाओं के लिए जो रोजगार है, वो एक तो उनके लिए एक महत्वपूर्ण चीज रही नहीं गई है। और साथ ही साथ जो नेपाल का जो युवा वर्ग है वो लगातार हमेशा ही एक काफी प्रभावशाली रहा है और काफी तेज रहा है। जो आप यदि देखेंगे कि 1996 से जो 2006 का जो जन आंदोलन था, जब मोनार्की को हटाने के लिए था, तो सिस्टम के अगेंस्ट के लिए वो लोग खड़ा होते हैं और उसको चेंज करने के लिए उनकी रुचि रहती है। तो ये जो प्रदर्शन है सो अचानक निसंदेह इसमें जेन जी का है जो उसने शुरुआत किया, लेकिन जो आज की डेट में है सो हाथ से बिल्कुल निकल चुकी है। कल तक जब कैबिनेट की मीटिंग थी और जब ये लग रहा था कि जब लेट नाइट जब ओली जी ने लिया था कि अब सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया है, तो आज उम्मीद थी कि ये चीजें धीरे धीरे शांत हो जाएगी और युवा अपने अपने घरों के अंदर लौट जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उसके बाद ना सिर्फ प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, बल्कि राष्ट्रपति को भी इस्तीफा देना पड़ा, पार्लियामेंट को जलाया गया, सुप्रीम कोर्ट में तोड़फोड़ मचाई गई। और आपने देखा होगा वो वीडियो की कैसे फाइनेंस मिनिस्टर को सब लोग दौड़कर उनको कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल बहुत भयावह स्थिति है। जब त्रिभुवन एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया तो स्थिति बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। और आपने बिल्कुल सही बात कहा कि जो आप देखें 1 2 3, यदि श्रीलंका को देखें, बांग्लादेश को देखें और आज नेपाल को देखें, तो भारत की जो इस रीजनल स्थिति है और इसमें जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो बिल्कुल एक बहुत अस्थिरता के दौर से गुजर रहे हैं और भारत के लिए भी एक अत्यंत चिंता का विषय है। परफेक्ट, आपका ओपनिंग बहुत शानदार आ गया। साय सर मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। साय सर प्लीज आप बताइए मुझे, क्या कुछ इंडिकेशंस आप देख रहे हैं? केपी ओली ने इस्तीफा दे दिया, पौडेल साहब प्रेसिडेंट है, इस्तीफा दे दिया, 21 से 22 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया, मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, और अभी वो वीडियो भी मैं देख रहा था जिसमें हेलीकॉप्टर से ओली साहब को किसी सेफ स्थान पर शिफ्ट किया गया है। ये इंडिकेशन है कि अब सेना आ गई पावर में? देखिए, सेना तो पावर में अभी आने का साफ इंडिकेशन नहीं है। लेकिन सेना और पुलिस ने मिला जुला एक बयान वहां तुरंत अभी आज इशू किया है जी। उन्होंने भीड़ को संबोधित किया है कि आप चूंकि सभी लोग रिजाइन कर चुके हैं, तो अब आप शांति से घर जाइए और इसका समाधान अब निकाला जाएगा। और एक नाम बड़ा आ रहा है, जो वहां के मेयर थे, काठमांडू के जो मेयर हैं बालेंद्र शाह जी, उनका नाम आ रहा है कि शायद वो इस जेनजी मूवमेंट को लीड करेंगे। और वो एक हो सकता है ये लोग एक टेम्पररी गवर्नेंस बॉडी कोई स्थापित करें उनके तत्वाधान में, उनके लीडरशिप में। ऐसी संभावना है। लेकिन रोहित, मैं बता दूं कि ये बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है, इसमें कोई शक नहीं है। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। सौरभ जी के बात से भी मैं सहमत हूं कि ये जो डिससेटिस्फैक्शन है ये कई सालों का है। नेपाल की स्थिति बहुत ही खराब है। मौसमी जी ने भी जो बताया, वहां पिक्चर दिया, देखिए 1300 से 1400 लोग पर डे नेपाल से एजुकेटेड लोग बाहर जाते हैं जॉब लेने के लिए। बिल्कुल सही उनको वहां जॉब नहीं है, वहां जो भी मैट्रिकुलेट कर लेता है वो बाहर जॉब खोजने जाता है। ऐसे डिससेटिस्फाइड कंडीशन में, ऐसे करप्ट स्टेट में, जहां पर पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स एंड वहां जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इन तीनों का जो एक नेक्सस वहां इतना डीप है कि वहां की जो स्टेट पॉलिसीज हैं उसका लाभ वहां आम आदमी को नहीं मिल पाता है। दवाइयां, जो सब्सिडाइज दवाइयां हैं, वो वहां से सीधे मार्केट में चली जाती हैं। ठीक है। वो वहां पर
ब्लैक, तो इस तरह से वो डिससेटिस्फैक्शन बहुत सालों से उभरते उभरते एक चिंगारी की जरूरत थी, जो चिंगारी इस मीडिया बैन से लगा। और ये चिंगारी बहुत बड़ी चिंगारी है, क्योंकि ये जो यंग जनरेशन है ना, ये किसी भी हालत में फेसबुक और व्हाट्सएप को आप अचानक बैन कर देंगे तो ये बहुत बड़ी चिंगारी है। और इस चिंगारी से ये आंदोलन, सभी लोग रोड पे आ गए। लेकिन इसमें क्या होगा कि ये जो कहीं मॉब अनकंट्रोल्ड ना हो जाए और इसमें विदेशी ताकतें, डीप स्टेट घुस करके इस मूवमेंट को हाईजैक न करें, अपना वहां पर पैर जमाने के लिए, ये बहुत बड़ी शंका है। जी हाँ रोहित, ठीक है, आप सभी का ओपनिंग आ गया। अब मैं वापस मौसमी जी आपके पास आ गया हूं। मौसमी जी प्लीज आप मुझे बताइए, जिस तरीके की बात सौरभ सर ने कही, सहाय सर कह रहे हैं, आपने भी उसी दिशा में कही। अभी सहाय सर ने बोला ये ट्रेंड बहुत खतरनाक है, दिस ट्रेंड इज वेरी डेंजरस। लेकिन हम जो 3 अलग अलग राष्ट्रों की तस्वीर अभी मैं देख रहा था, आपने भी देखी, आपने भी उस दिशा में, मुझे बताइए ना कि ये इतना खतरनाक, मतलब सोशल मीडिया हम देखते हैं इन्फ्लुएंस तो करता ही है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन इतना इन्फ्लुएंस कर सकता है, इतनी ताकत है सोशल मीडिया में कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको भागना पड़े, उनको इस्तीफा देना पड़े, और लोकतांत्रिक मूल्यों में अलग अलग चीजें होती है ना, ये सबकी सच्ची बात है। ये चिंगारी थी, ज्वालामुखी में तब्दील हो गई, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था यही है ना कि 5 सालों में, 6 सालों में आपके यहां चुनाव होंगे, बदल दीजिए बदल दीजिए बदल दीजिए, लेकिन आप घरों में घुस जाएंगे, वीवीआईपीज घरों में घुस जाएंगे, आप अपने राष्ट्र को जला देंगे, आप अपनी संसद को जला देंगे, वहां पर भी संसद को मंदिर ही कहा जाता है, उसको जला देंगे। तो दिस ट्रेंड इज वेरी डेंजरस। It's indeed dangerous. ये तो accumulated grievances है। But जैसे मैंने पहले कहा, this grievances took a larger form। अब देखिए 20, मतलब सिर्फ 1-2 एप्स उन्होंने बंद नहीं किया था, उन्होंने 26 एप्स एकदम बैन कर दिया था। हालांकि चाइना का टिकटॉक एंड वो तो नहीं बैन किया था। बट द थिंग इज दैट ये भी हमें समझना पड़ेगा कि आज की जनरेशन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन सोशल मीडिया एप्स। आप देखिए यूट्यूब जैसे चैनल को, यूट्यूब जैसे ऐप को भी बैन कर दिया, जहां ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जहां पे सोशल मीडिया के माध्यम पे बच्चों को पता चल जाता है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, इस देश में जाना है, एंड वो भड़क गए। एंड इंडिया, देखिए भारत में भी ऐसा नहीं, अभी देखिए ऑनलाइन जो मनी इन्वॉल्व गेम था, भारत में भी अभी बैन कर दिया गया है। पर भी बहुत लोगों को पता ही नहीं, वी डिड नॉट सी दैट काइंड ऑफ हल्ला गुल्ला जो chaotic माहौल था। तो एक पॉलिसी होता है, प्लान होता है, सडनली उठा के एक दिन 26 ऐप्स को बंद कर दिया, एंड लाइक यू नो, और ये प्रेजेंट जो जनरेशन है, दे आर टोटली, इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन। इवन हर कंट्री को, इवन भारत को भी सीखना चाहिए। एक्चुअली इट्स अ लेसन टू ऑल ऑफ अस, बिकॉज ये देखिए कहां से कहां पहुंच गया है। दैट डिपेंडेंसी ऑन सोशल मीडिया इज एक्चुअली वेरी वेरी डेंजरस। कि आज बच्चों ने ये नहीं सोचा कि क्या होगा, 19 to 20 स्टूडेंट्स दे आर शॉट डेड, और ये इसको संभाला भी ठीक से नहीं गया। ये एक सोशल मीडिया बैन प्रोटेस्ट था, सडनली कैनन फायर क्यों किया गया? नहीं, बिल्कुल सही बात है, शूटेड साइड के ऑर्डर दे दिए गए, ना पैरों में ना हवा में, सीधा हेडशॉट। क्यों किया? बांग्लादेश का सिचुएशन क्या किसी को पता नहीं था? वो तो हम सब ने देख लिया। उसके बावजूद भी ये आपको पता है, ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, रास्ते में आ गया तो आपने कैनन फायर क्यों किया? उसके बाद ये भड़क गए, एंड डेफिनेटली जब ये फिर यूथ आए, फिर डेफिनेटली एक्सटर्नल फोर्सेस आएंगे, और जो एक्यूमुलेटेड ग्रीवेंसेस है, यही मौका था, और ये मौका का पूरा फायदा उठाएगा। जैसे देखिए वहां पे लीडर को, बांग्लादेश को एयरलिफ्ट किया गया, यहाँ पे भी उनको एयरलिफ्ट, इट्स क्वाइट सिमिलर। अब एक्सटर्नल फोर्सेस को और मौका मिल जाएगा ना। इंडिया शुड बी वेरी वेरी अलर्ट नाउ, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि इस सिचुएशन को और यकीन मानिए, मैं तो जब आप लोगों से तारुफ करवा रहा था जनता का, मैंने तब भी कहा था कि भैया अलग अलग चीजों को देखकर अलर्ट होना ये किसी भी समझदार व्यक्ति की या समझदार राष्ट्र की, मैच्योर राष्ट्र की अपनी जिम्मेदारी होगी कि आसपास क्या हो रहा है हम उससे अलर्ट हो जाएं। लेकिन एक चीज और क्लियर है जो हर भारतीय जानता है, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं और आसपास आप किसी भी मुल्क की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को देख लीजिए, देयर इज नो कंपैरिजन, देयर इज नो कंपैरिजन। लेकिन हमें अलर्ट रहना होगा। साय सर वांट टू रिएक्ट। साय सर प्लीज। सौरभ सर आ रहा हूं फिर आपके पास। था रोहित, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए भारत में भी इसके प्रयास हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। आप देखिए किसान आंदोलन के समय में मीडिया, सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के रूप में जो डीप स्टेट करता है, उसके बहुत ही खतरनाक असर पड़ते हैं उस देश के अंदर में। और इसीलिए आप देखिए कई कंट्रीज, कई देश, यूएस, ईयू, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये इसमें आज चर्चा शुरू हो गई है कि ये सोशल मीडिया को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि ये विभत्स रूप ना ले ले। और ये जो रूप है, विभत्स रूप है, ये रूप जो है बहुत ही खतरनाक है डेमोक्रेसी के लिए। तो इसको तो हमें चिंतित रूप से देखना पड़ेगा। मुझे
एक ही थोड़ा सा एक उम्मीद की किरण लग रही है कि जो अंतर दिखाई दिया जैसे श्रीलंका और बांग्लादेश में हुआ, लूट करके जो सामान जिस तरह से ले जा रहे थे, और यहां पर जो लूट करके अंदर से सामान लेके आ रहे थे, तो वहां पर नेपाली युवक और नेपाली लोग उनको रोक रहे हैं, उनको सामान उतरवा रहे हैं कि नहीं आप इसको मत ले जाइए। ये थोड़ा एक पॉजिटिव मुझे लग रहा है, लेकिन ये कब तक ये पॉजिटिव रहेगा, कब तक इसको दूसरे तत्व अपने हाथ में नहीं ले लेंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। और भारत को और दक्षिण एशिया के सभी देशों को इस तरह के मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन से काफी सचेत रहने की जरूरत है। जी हाँ, परफेक्ट। सौरभ सर, नाउ यू हैव टू रिएक्ट। सौरभ सर प्लीज, ओली साहब का फेलियर तो है ही है, सरकार का फेलियर तो है ही है, लेकिन जिस तरीके से उनको भागना पड़ा, वित्त मंत्री को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का फेलियर भी ये नजर आ रहा है नेपाल में? देखिए, ये डेमोक्रेसी के फेल्योर के साथ साथ एक यूथ की आप देखेंगे कितने सालों से वो बिल्कुल इतने ज्यादा वो मुश्किल में पड़े हुए हैं और उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। मैंने कहा कि जो राजनीतिक दल हैं, जो नेपाल में जब राजतंत्र खत्म हुआ और राजनीतिक दल ने सत्ता संभाला और हमने फेडरलिज्म को अपनाया, तो वो उसके लिए तैयार तो बिल्कुल था, लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको फेल कर दिया, सिर्फ अपने गेन के लिए वो हमेशा इंटरेस्ट में काम करते रहे और गवर्नमेंट वहां पर बहुत लंबे समय तक कोई एग्जिस्ट नहीं करती रही। तो जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको ताक पे रहकर पॉलिटिकल पार्टीज में भी अपने लीडरशिप के इंटरेस्ट के लिए लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। इसलिए जब वो चीजें चल रही है कि जो उनके किड्स हैं, जो राजनेताओं के किड्स हैं, पॉलिटिशियन के किड्स हैं, वो बहुत बड़े अमीर हैं और वो बाहर बड़े बड़े देशों में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वहां पे नेपाल के बच्चों की क्या स्थिति है, नेपाल के युवाओं की क्या स्थिति है, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात है कि आप देखेंगे बांग्लादेश में भी और नेपाल में भी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से वहां पे गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था, कोई खुद उसने अचानक डिसीजन नहीं लिया हुआ था। बांग्लादेश में भी जब वहां पर ये जो 1971 के जो वॉरियर्स की स्थिति थी, उसपे वहां पर बहुत दिनों से वो केस चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से शेख हसीना ने उसको इंप्लीमेंट किया था। नेपाल में भी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से इंप्लीमेंट किया जा रहा था। लेकिन जैसा मनीषा जी बता रही हैं कि एक बहुत बड़े स्तर पर जब सारे युवा आज की डेट में सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और उनकी बड़ी डिपेंडेंसी है, एक आपको एक फोन करना हो बाहर, वहां पे बहुत बड़े रेमिटेंसेस का स्रोत है, सो बाहर के देशों से आता है नेपाल में, और आपको यदि कोई फोन करना होगा तो आप कैसे करेंगे? किसी अपने सौरभ जी, आप इन चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। सौरभ जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि जब कैबिनेट बैठी होगी, जब ओली साहब बैठे होंगे, जब ओली साहब ये फैसला ले रहे होंगे, बाकी चीजों को छोड़ दीजिए कि लोगों में भ्रष्टाचार को लेकर कितना आक्रोश है, लोगों में बेरोजगारी को लेकर कितना आक्रोश है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कितना आक्रोश है, वो तो चलिए बगल में रखिए, लेकिन मैं कह रहा हूं जब ओली साहब अपने साथियों के साथ बैठे होंगे, उनके इर्द गिर्द भी तो इंटेलेक्चुअल्स बैठे होंगे, ये फैसला सीधा लादना था क्या उनको जनता के ऊपर? सोशल मीडिया पर ही आकर जनता से पहले संवाद कर लेते, युवाओं से संवाद कर लेते, तो ऐसी परिस्थिति नहीं होती। ये बहुत जल्दबाजी में, अभी चाइना घूम कर आए थे ओली साहब, बहुत जल्दबाजी में हो गए क्या? चाइना में भी सारे यूट्यूब, सारा ट्विटर, सब कुछ बैन ही रहता है, उनकी अपनी एप्स हैं, तो वो तो जनता को समझा पाए, ओली साहब नहीं समझा पाए। जहां तक कि आपने बिल्कुल सही बोला कि अभी जब चीन से लौट कर आए हैं, जब एससीओ की मीटिंग के बाद, उन्होंने कोशिश कि जब लिपू लेक का भी मामला उठाया था, तो भारत से भी उनको आज तक कभी भारत में उन्होंने इस टेन्योर में अपनी यात्रा नहीं की और उनकी 16 सितंबर को उनकी यात्रा भी प्रस्तावित थी। लेकिन ओली साहब ने ये नहीं सोचा कि वो अचानक इस मुश्किल में घिर जाएंगे, और उन्होंने सोचा कि कल रात तक जब उन्होंने वापस ले लिया था तो वहां पर वो फिर से शांति की स्थापना हो जाएगी और वो जो इससे चीजें थी फिर धीरे धीरे उसको इंप्लीमेंट कर लेंगे। लेकिन ऐसा चूंकि हो नहीं पाया, संभव हो ही नहीं पाया, और आज जो चीजें फिर से रुक जानी थी, शायद उम्मीद कर रहे थे कि शांति की स्थापना हो जाएगी, वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होता चला जा रहा है और ओली साहब को भी देश छोड़कर भागने की स्थिति है। हमें लग रहा है कि वो देश छोड़कर शायद वो या किसी दूसरे देश में ही शासन लेने की उनकी संभावनाएं। दिस इज द बिग प्रॉब्लम। मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा कि ओली साहब कहां जा रहे हैं, मैं आम नेपाली के बारे में भी सोच रहा हूं। ये चीजें इतनी ज्यादा व्यवस्थाओं से डिरेल हो गई है ना कि वापस कोई नेतृत्व मिलेगा, अस्थिर सरकार आएगी, अंतरिम सरकार आएगी, उसमें सबसे बड़ा नुकसान है युवाओं का भी होगा। वापस से सारी चीजों को जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, सब कुछ तो जला दिया। मौसमी जी, नाउ यू हैव टू जॉइन इन। मौसमी जी प्लीज मुझे ये भी तो बता दीजिए,
एक तरफ आप रख रहे हैं सोशल मीडिया को सेंटर में, लेकिन दूसरी तरफ जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में आप आंदोलन करने उतरिए, जन आंदोलन होना चाहिए, बड़े बड़े लोगों ने, नेताओं ने किया है, नेपाल में भी कई बार आंदोलन हुए हैं, लेकिन ये जन आंदोलन की भी तो कोई सीमा होगी, कोई लिमिट होगी। सीधा प्रधानमंत्री आवास में घुस जाओगे क्या? तो ये परिपाटी भी तो गलत है। और सोशल मीडिया तो है ही, आप इतनी सी बात कीजिए वो कैसे चिंगारी, पेट्रोल और तमाम चीजों की तरह उसको फैलाता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप देखिए पहले क्या हुआ, आप अल्टीमेटली द बेस, अगर हमें शुरुआत कहाँ पे हुआ, शुरुआत ही करप्शन है। बिकॉज बहुत सारे ये प्रेजेंट जो जनरेशन है, उन्होंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू एक्सपोज नेपोटिज्म जो है ना, वो एक्सपोज करना शुरू कर दिया था। एंड प्रोबेबली गवर्नमेंट इस चीज को छुपाना या इसको और हाईलाइट नहीं करना चाह रहे, तो इमीडिएटली 26 एप्स, आपको पता है वहां पे जो सड़क पे मोमो बना के जो मोमोज बेचता है वो भी यूट्यूब से कमाता है। टुडे नावेडेज, मैं भारत में भी बोलूंगी, ह्यूज पॉपुलेशन दे आर अर्निंग थ्रू द प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब। यूट्यूब उनको मंथली पैसा दे रहा है, और जिसका आप देखिए मोनिटाइज हो गया, जिसका यूट्यूब चैनल मंथली उनको इनकम आ रहा है, और सडनली आपने उठा के वैसे वाले प्लेटफॉर्म्स आपने बंद कर दिया। ऑलरेडी यू आर नॉट गिविंग देम एनी अपॉर्चुनिटी, एनी स्कोप टू ग्रो। तो वो एक जो मैं आपको बोल रही हूँ, जो सड़क पे जो बंदा काम कर रहा है, जो नॉर्मल से नॉर्मल पार्लर में भी जो लड़कियां काम कर रहे हैं, वो यूट्यूब के माध्यम से पैसा कमा रहे थे महीने ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रही है मौसमी जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में हम आंदोलन करने उतर सकते हैं ना। सोशल मीडिया पूरी तरीके से बैन भी नहीं कर सकते, बंद भी नहीं कर सकते। भारत में भी तो ऐसा दौर था, टिकटॉक जब बंद हुआ था देश में, तो कितने क्रिएटर्स थे जिनके कितने मिलियंस फॉलोअर थे, रातों रात जीरो, दे वेंट टू जीरो। लेकिन अपने देश में ऐसी कुछ चीजें नहीं हुई ना, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था ज्यादा मजबूत है। But they diverted to Instagram. They diverted to Instagram. They diverted to YouTube. But नेपाल में 26 apps all together ban कर दिया गया। ठीक है। So there was no other platform जहाँ पे कोई भी the freedom of expression जैसे बोलते हैं वो curtail कर दिया गया था। ठीक है। So definitely ये flare up हो गया, and then no more, ये तो Gen Z movement नहीं, ये तो बड़ा mass movement हो गया। क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल से नॉर्मल हाउसवाइफ भी YouTube चलाती है, YouTube में वीडियोस डाल के पैसा कमा रहे हैं। ठीक है साय सर, यू वांट टू रिएक्ट समथिंग, लेकिन साय सर प्लीज आप मुझे ही बताइएगा। मैं नेपाल की बात करता हूं तो रोटी बेटी हम लोग बात करते हैं ना, आप प्लीज जवाब भी दीजिएगा और ये बताइएगा भारत पर क्या इंपैक्ट अब केपी ओली का जाना, इस तरह की परिस्थितियां बन जाना, श्रीलंका बांग्लादेश पहले से ही अस्थिर, अब नेपाल भी, इंपैक्ट ऑन इंडिया। यह रोहित, ये बहुत ही बुरी स्थिति है, क्योंकि भारत के अगर चारों बगल ये इन राज्यों में जिस तरह से परिस्थितियां बदल रही हैं, ये भारत के लिए अच्छा नहीं है, भारत की स्थिरता के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि इससे हमारे जो विघटनकारी तत्व हैं भारत के अंदर, उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा। मैं बता रहा हूं। दूसरी बात, नेपाल में थोड़ी सी गड़बड़ी क्या हुई है कि नेपाल में पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव वहां नहीं है। वहां पर देखिए टोटल 7 नेशनल पार्टीज हैं, 7, जिसमें से 3 जो है मुख्य हैं, नेपाली कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूएमएल और कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल माओइस्ट। तो ये तीनों ने मिल करके बना रखा है। तो अब इनके अलावा कोई वहां ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें ये जो डिससैटिस्फाइड यूथ है वो अपना ऑल्टरनेटिव ढूंढेगा। तो वो बिल्कुल ही होपलेस हो गया है कंडीशन वहां पे। वो उनका ये कहना है, अगर आप उनके नारे देखें कि ये सारे नेता, सारे पार्टी सब भ्रष्ट हैं और इनको अब किसी से उम्मीद नहीं है। सही बात। ऐसी हालत बहुत ही खतरनाक होती है। ये हालत लकीली हमारे देश में नहीं है। हमारे यहाँ अगर कोई एक जन आंदोलन होता है तो एक दूसरा पार्टी उसका ऑल्टरनेटिव है, तो डेमोक्रेसी बची रहती है। जो कि नेपाल में मुझे स्थिति ये लग नहीं रही है। नेपाल में अब बिल्कुल ही एक दूसरे तरह का राजनीतिक नेतृत्व अगर सामने आएगा, और शायद हो सकता है एक नई पार्टी का गठन हो, जैसे बांग्लादेश में हुआ। लेकिन क्या वो अराजकता की तरफ चला जाएगा या एक कंस्ट्रक्टिव ऑल्टरनेटिव पेश करेगा, ये अब समय ही बताएगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस तरीके की परिस्थितियों के बाद जो भी ऑल्टरनेट बने वो पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव अप्रोच ले लेता है? नहीं लगता साय सर आपको? 40 more seconds for you। हाँ, किसी भी राजनीतिक संगठन की शुरुआत अगर इस तरह के आंदोलन और हिंसा से होती है तो वो स्थिर कभी नहीं रहता है। उसके काफी खराब असर वहां पे जरूर होता है। हर देश में इतिहास ने हमें यही बताया है। मैं इतिहास का जेएनयू का विद्यार्थी हूं और मैं इसको अच्छी तरह जानता हूं। आई नो सर, आई नो। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि भारत का युवा, हमारे देश का युवा, मैं खुद एक युवा हूं, तो मैं मौसमी जी को सुनना ज्यादा प्रेफर करूंगा, मैं साय सर को सुनना ज्यादा प्रेफर करूंगा, मैं प्रोफेसर सौरभ को सुनना ज्यादा प्रेफर करूंगा। सौरभ सर प्लीज आप मुझे बता दीजिए ना, इंपैक्ट ऑन इंडिया। सोशल मीडिया तो
हमारे देश में भी जबरदस्त तरीके से आजकल गांव-गांव में भले ही बहुत सारी चीजें ना पहुंचे हो, लेकिन मोबाइल फोन और इंटरनेट तो पहुंच ही गया है। गांव-गांव से हम रील्स देखते हैं, व्लॉग्स देखते हैं। कितना अलार्मिंग इम्पैक्ट ऑन इंडिया, और ओली साहब का इस तरह की परिस्थितियों में रुखसत होना, भारत का क्या असर है, भारत पर क्या असर है? हाँ बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ ओली जी का रुखसत होना नहीं, नेपाल में जो पार्टी विहीन होना और सभी पार्टियों के बिना, जैसे प्रेसिडेंट ने भी अब दे दिया है इस्तीफा, तो ये एक बहुत अराजक की स्थिति हो गई है। और किसी भी पार्टी का, किसी भी एक नए लीडरशिप पे लोगों का विश्वास नहीं है, कोई लीडर ही वहां पे नहीं है। तो ये सबसे बड़ी मुश्किल चीजें नेपाल के सामने सबसे बड़ी खड़ी है। और इसी समय में संभव है कि कहीं राजतंत्र में जब किंग ज्ञानेंद्र थे तो कहीं उन तक भी बात पे कोई सहमति ना बन जाए। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो यदि फिर से चुनाव होते हैं, यदि जो युवा वर्ग की अभी तक हो रही है मांग कि एक नया चुनाव किया जाए और फिर से सत्ता, तो जो नेपाल की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो वहां पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो सिस्टम है, उसमें फिर से एक अनस्टेबल गवर्नमेंट ही बनेगी। और ये एक फिर से नेपाल की जो इस अराजकता की स्थिति से कोई बाहर निकलने की फिलहाल कोई संभावना नहीं दिख रही है। और ये एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। जहां बांग्लादेश की स्थिति थी, तो वहां पर देखा आपने कि पिछले लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गए और वहां पर अभी तक चुनाव नहीं कराए गए। और वहां पर जो सत्ता है तो धीरे धीरे कट्टरवादियों के हाथ में ही धीरे धीरे चली गई है। तो वही स्थिति यहाँ पर नेपाल में फिर से नाई सामने आ जाए, तो ये भारत को भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि भारत के साथ ये 1700 किलोमीटर की एक बड़ी खुली सीमा है और भारत इसका सबसे बड़ा इसमें जो प्रभाव है, सो भारत के ऊपर पड़ने जा रहा है, सुरक्षा के लिए भी और भारत की शांति के लिए भी। परफेक्ट, मैं आ रहा हूं। सौरभ जी प्लीज मुझे एक चीज और बता दीजिए, ये भारत के लिए कितनी बड़ी डिप्लोमैटिक चिंता? ओली साहब चले गए, पौड़ाल साहब राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, 10-10 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, भारत के लिए भी तो डिप्लोमैटिक चिंता बड़ी होगी। बिल्कुल, भारत के लिए एक बहुत मुश्किल अभी समय है, भारत के लिए भी। क्योंकि मैंने कहा कि बहुत सारी सीमाएं हैं, जो हमारे राज्यों की सीमाएं हैं, तो बिल्कुल ओपन बाउंड्रीज हैं। और वो बिल्कुल बहुत सी जगहों पे उसमें विजिलेंस भी नहीं है, सर्विलेंस भी नहीं है। तो एक बहुत मुश्किल चीजें हैं भारत के लिए भी। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट है कि वहां पर जो पॉलिटिकली जो बिल्कुल गैप हो गया है, दूसरा वो प्रॉब्लम है। और तीसरी बड़ी बात है कि बहुत निकट समय में कोई उस चीज को भरने वाला भी नहीं है। और कोई चुनाव यदि कराया जाए तो वो बहुत निकट समय में हमें नहीं लग रहा है कि कोई फेयर चुनाव होगी और एक अच्छी सरकार बन जाएगी। क्योंकि लीडरशिप का जो गैप है, वो एक नई लीडरशिप का एक जनरेशन तैयार वहां पे नहीं है। जैसा कि सर ने बोला था कि भारत में वो स्थिति नहीं रहती है कि भारत में एक हमारे पास पूल ऑफ लीडर्स हैं और पार्टी की जो सिस्टम है इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। लेकिन नेपाल में जैसा मैंने बताया कि इनस्टेबिलिटी रहती है और लगातार अभी 8 साल से 15 साल पुराना ही यहाँ पर डेमोक्रेसी है। तो वो एक बड़ी समस्या नेपाल के लिए बनी हुई है। और देखते हैं कि उसको कैसे, और प्रेसिडेंट ने चूंकि उसमें रिजाइन कर दिया है, तो ये एक अनदर मुश्किल चीजें हैं। ये बड़ी चीज है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं डिप्लोमैटिक चिंता क्या है। मौसमी जी प्लीज, नाउ यू हैव टू जॉइन इन। मौसमी जी प्लीज आप मुझे बताइए, मैं तो बार बार कह रहा हूं ना, मुझे सुनना होगा, देश के युवा को सुनना होगा, तो आप लोगों को सुनूंगा जो पढ़ते हैं, लिखते हैं सोशल मीडिया पर। तो अब कोई भी फोन उठा के कुछ भी कह सकता है, अफवाहें ऐसी थोड़ी फैलती हैं। लेकिन मौसमी जी प्लीज आप मुझे बताइए ना कि यहां पर, क्योंकि ओली साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो भारत के साथ बहुत शानदार रिश्ते रहे, ओली साहब हमारी तरफ झुके रहे, ऐसा कुछ है नहीं कहने को मेरे पास। हमने जब उनके बारे में देखा वो थोड़ा चाइना की तरफ ही जाते रहे। अभी चाइना में हो क्या, एससीओ समिट में भी हो क्या, मेरे ख्याल से वो विक्ट्री डे परेड में भी देख कर आए, वहां से उनके मन में पता नहीं क्या कुछ चीजें आ गई। लेकिन भारत को यहां पर क्या करना चाहिए? चुपचाप जो हो रहा है वो होते रहना चाहिए, साइलेंट होकर देखना चाहिए, या क्योंकि एक बड़े भाई के तौर पे रोटी बेटी के रिश्ते की बात हम नेपाल के साथ करते हैं, वेयर शुड इंडिया स्टैंड? Now see, it's a quiet diplomacy now. Actually quiet diplomacy, क्योंकि डायलॉग कुछ होते हुए दिख नहीं रहा है कि किसके साथ डायलॉग करें। क्योंकि ब्रोकन गवर्नमेंट, जहां पे आपके सारे मिनिस्टर्स रिजाइन देके भाग चुके हैं, जहां पे आपका प्रेसिडेंट ने भी हाथ खड़े कर दिए ना, इफ देयर विल बी अ डायलॉग, तो डायलॉग किस तरीके से कहाँ होगा? सो इट इज जस्ट एन ऑब्जर्वेंट मोमेंट नाउ। भारत वेट एंड वॉच ही कर सकते हैं अभी, बिकॉज आई टोल्ड यू इट्स अ क्वाइट डिप्लोमेसी। बिकॉज अभी देखिए बॉर्डर की तरफ भी हमारे, अब खुद जैसे सर ने बोला रेफ्यूजी इश्यूज बहुत आ सकते हैं। एंड चाइना जैसे कंट्री ऐसे माहौल में फायदा उठाने के लिए जरूर शायद कोशिश करेंगे, बिकॉज यही एक मौका होता है जहां पे एक्सटर्नल फोर्सेस आके इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर सकते हैं या उस पर हावी हो सकते हैं। बांग्लादेश इज अ लाइव एग्जांपल जो ऑल ऑफ अस, आज तक बांग्लादेश उभर नहीं पाए। कभी पाकिस्तान बोल रहे, कभी ईस्ट पाकिस्तान हो जाएगा, कभी चाइना का इन्फ्लुएंस। भारत के लिए हमेशा एक थ्रेट है,
क्योंकि चारों तरफ आप देखिए ना, हमारे सारे इतना अपहीवल्स हो रखा है। तो अभी यहाँ पे आप देखिए, भारत के लिए तो चिंताजनक है, क्योंकि वी हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट, क्योंकि ये बांग्लादेश से ऑलरेडी हम लोग परेशान है। कितने रेफ्यूजीज आ रखा है, अभी ये एक नया इशू हो गया। बट डायलॉग करे तो कहाँ करे, नाउ इट विल बी अ क्वाइट डिप्लोमेसी, वेट एंड वॉच वाला मोमेंट है। लेट्स सी किस तरीके से और ये अनरेस्ट, अगर शांति होता है नहीं होता है, इंटरिम गवर्नमेंट, इतना मुझे नहीं लगता। आई डू नॉट सी वेरी सून या क्विक गवर्नमेंट कुछ फॉर्मेशन वहां पे। अनरेस्ट हो रहा है, शांत होगा, बट आई डू नॉट सी एनी फॉर्म कुछ। अच्छा मौसमी जी 30 सेकंड और लीजिए, मुझे बताइए क्या, क्योंकि आप लिखती पढ़ती बहुत हैं, क्या नेपाल में इससे पहले भी इस तरह का आंदोलन कभी देखा गया था क्या? देखिए ना, आप मार्च में देखिए, मार्च में भी तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। तो आप ये प्रोटेस्ट फ्लेयर अप होता रहता है, लेकिन इस बार जो हुआ है ना, इस बार जो हुआ है, ये पूरा गवर्नमेंट को तोड़ दिया है। यानी जो आप कह रहे हैं, जो मार्च में हुआ था उसको भी ऊपर से दबा दिया गया, अंदर से आग धधक ही रही थी, और वो आग ने क्या विकराल स्वरूप धारण किया, ये ओली साहब, पौड़ाल साहब सब अच्छी तरीके से समझ गए। सायसा ना यू हैव टू जॉइन इट। सायसा, जैसे मैं जिक्र कर रहा था, क्योंकि आप तो तमाम चीजों पर मेरे साथ बैठते हैं, भारत की क्या व्यवस्थाएं हैं, हमारी अर्थव्यवस्था किस तरीके से पहली तिमाही में, जहां सुपर पावर्स माइनस में ग्रोथ कर रहे हैं, हम लोग 7.8 के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब अगर ग्लोबली देखा जाए, जो भी कंपनीज, बड़ी बड़ी एमएनसीज आना चाह रहे होंगे, इन्वेस्टर्स आना चाह रहे होंगे, अगर वो देख रहे होंगे भारत के इर्द गिर्द क्या हो रहा है, तो बहुत अनस्टेबिलिटी है। दिस इज अ बिग नेगेटिव पॉइंट फॉर अस नाउ। नहीं, नेपाल के इस अनरेस्ट से भारत पर उस तरह से आर्थिक स्थिति पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसमें हमें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा दूसरी तरफ मेरी चिंता है रोहित, वो ये है कि ये जो ओली साहब और जो मंत्री वहां से भागे हैं, ये कहाँ शरण लेते हैं। अगर ये भारत में आते हैं तो थोड़ा सा भारत विरोधी जनमानस वहां पर खड़ा हो सकता है। नेपाल के नागरिकों में भारत के विरोध में एक भावना खड़ी हो सकती है। हमें ये बहुत ही डेलिकेटली हैंडल करना पड़ेगा। जैसे कि शेख हसीना के केस में जो हुआ वो तो दूसरी बात थी, वहां पर तो बिल्कुल डेमोक्रेसी को ट्रैम्पल कर दिया गया और वहां फंडामेंटलिस्टों ने रोड में कब्जा कर रखा था, तो वहां पर शरण देना तो ठीक बात बनती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से ओली और मंत्रियों की स्थिति है नेपाल में, और वैसे में अब ये देखना है, कल तक या शाम तक हो सकता है सूचना आ जाए कि उनको हेलीकॉप्टर से कहां ले जाया गया है। जानकारी ये मुझे चिंता का विषय लग रहा है, क्योंकि अगर वो चीन जाते हैं, लेकिन यूएई के बहुत मजबूत इंडिकेशंस आ रहे हैं, यूएई की तरफ निकल रहे हैं शायद। ओके हाँ, इसीलिए क्योंकि ये अच्छा है हमारे लिए। ठीक है, भारत में अगर ना है तो हमारे लिए अच्छा। ठीक है सौरभ सर, नाउ यू हैव टू जॉइन इन। सौरभ सर प्लीज मुझे बता दीजिए ना, क्या कुछ परिस्थितियां अब बनती हुई नजर आ रही है, और जो सवाल मैंने भी पूछा, भारत को क्या करना चाहिए, वी शुड वेट एंड वॉच और वी शुड बी मोर एक्टिव, प्रोएक्टिव? देखिए, भारत को इस स्थिति में प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि भारत चीन की स्थिति हो या किसी दूसरे देश की स्थिति हो, उससे बिल्कुल अलग भारत की स्थिति है। मैंने बताया कि भारत की स्थिति बिल्कुल ओपन बाउंड्री की है। तो भारत इसमें बिल्कुल एक मुक्त स्पेक्टेटर नहीं रह सकता, और भारत के इसमें बहुत सारे इंटरेस्ट इसमें ऑलरेडी इम्प्लिसिट हैं। तो सबसे जरूरी है भारत के लिए कि फिलहाल जो वहां पर जो वायलेंस की स्थिति है, जो वहां पे असंतोष है, वो धीरे धीरे कम हो, और दूसरी जो वहां की जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन है, भारत उसको मद्देनजर रखते हुए अपनी बाउंड्रीज, अपने बॉर्डर्स को बिल्कुल पहले तो चाक चौबंद करे और बिल्कुल स्ट्रांग रखे, और साथ ही साथ वहां पे आर्मी के साथ सहयोग कर फिलहाल वहां पर पीस की स्थिति को बनाए रखने में भारत की सहायता हो। बिना भारत की सहायता कर वहां पर अभी स्थिति को वापस आ पाना बहुत मुश्किल काम है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि जो अमेरिका का जो एमसीसी का प्रोजेक्ट था और चीन का जो पीआरआई का प्रोजेक्ट था, उसमें भी बहुत सारी अलग अलग चीजों से बात चल रही है कि उसमें के लिए एक टसल की बात थी कि नेपाल में कौन सी चीजों को वहां पे प्राथमिकता दी जाएगी। तो विक्ट्री डे में आपने बहुत अच्छी बात बताई रोहित जी, कि विक्ट्री डे में जब फोटो खिंचवाया उन्होंने ओली जी ने, और बिल्कुल एक क्लियर मैसेज यूएस के पास गया कि चीन को ओली जी छोड़ने को तैयार नहीं है, और कितना भी हम एमसीसी का सहयोग कर दें, तो ये एक मुश्किल भारत के लिए होगा कि वहां चीन या अमेरिका उस स्थिति को अपने हित के लिए यूज ना करे। भारत के लिए एक लॉन्ग टर्म के लिए एक और बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो भारत यहाँ पे एक मूक स्पेक्टेटर नहीं रह सकता, उसको आगे बढ़कर उसको एक्टिवली होकर आर्मी के साथ सहयोग कर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां पे पीस को रिस्टोर करना पड़ेगा। एक इंटरिम गवर्नमेंट को बनाए रखने में उसको भारत को हेल्प करनी पड़ेगी।
जो भी वहां पे नेपाल में जो बड़े पॉलिटिकल चेंजेज होते हैं, या तो पॉलिटिकल पार्टी की एस्टेब्लिशमेंट हो या किसी भी बड़ी चीजों की एस्टेब्लिशमेंट हो, बिना भारत के बड़े सहयोग के वहां पर कोई भी चीजें एक लंबे समय तक स्थिर नहीं रह पाती है। तो आज भी वो जो स्थिति बनी हुई है उसमें भारत के लिए बहुत एक्टिव उसमें पॉलिसी की आवश्यकता है। ठीक है, साय सर वांट्स टू रिएक्ट समथिंग। साय सर प्लीज। हाँ रोहित, मैं यही कहना चाह रहा था, डॉक्टर सौरभ ने भी जो बिल्कुल कहा बिल्कुल सही कहा। मैं भी यही कहना चाहता हूं कि भारत को इसमें थोड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा, और किसी भी तरह से या तो सेना के माध्यम से, या जो वहां बालेन शाह है जो वहां के मेयर, जो एक लीडर के रूप में ऐसी संभावना लग रही है कि वो उभर के आएंगे इस आंदोलन को, तो इन दोनों के बीच मध्यस्थता करके और भारत को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि वहां पर एक प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उभर कर सामने आए। इसमें भारत अपने आप को प्रोएक्टिव तरीके से ऑफर दे सकता है इसमें सहयोग देने के लिए। जी हाँ, और शायद वहां की जनता इसको स्वीकार भी करेगी अगर हम प्रजातांत्रिक तरीके से उनको मदद करेंगे एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव वहां खड़ा करने के लिए। ठीक है, जी हाँ, दिस इज बिग। मैं वापस आ रहा हूं आपके पास। मौसमी जी प्लीज मुझे बताइए ना, अब आप ही लोगों से मैं बात कर रहा हूं, ये जो मैं आजकल बोलता हूं ना भारत को एक्टिव होना चाहिए कि प्रोएक्टिव होना चाहिए, प्रोएक्टिव शब्द ही मुझे साय सर से मिला था। इससे पहले भी जब मैं बैठता हूं उनके साथ रह के ये टर्मिनोलॉजी में सीख रहा हूं तो वही मैंने इस्तेमाल की। लेकिन मौसमी जी प्लीज, मैं एक चीज और देख रहा हूं, जहां जहां चाइना चाह रहा है कि हम बहुत अच्छे हो जाएं, या जो मुल्क चाह रहे हैं कि हम चाइना के बिल्कुल करीबी हो जाएं, वहां पर सिर्फ अनस्टेबिलिटी क्यों नजर आती है? मैं एग्जाम्पल देना नहीं चाहूंगा, लेकिन फिर भी अगर कोई पूछे फ्रॉम पाकिस्तान टू बांग्लादेश नाउ नेपाल, व्हाई सो अनस्टेबिलिटी विद चाइना? यही एक्चुअली अनस्टेबल सिचुएशन में ही तो फायदा उठाता है फॉरेन इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस कब ज्यादा हावी होता है? जब आपका, अगर आप स्टेबल हो, आपका देश अगर बहुत स्टेबल है, सब कुछ सही चल रहा है, तो फॉरेन पावर आके इन्फ्लुएंस कर ही नहीं पाएंगे। तो इनिशियल जो स्टेज होता है वो इंस्टेबिलिटी ही होता है। उसके बाद जो होता है, बांग्लादेश में ही दे लीजिए, लेकिन क्या हो रखा है अभी तक तो कोई शांति नहीं हुआ। गवर्नमेंट छोड़िए, वो तो इलेक्शन हो ही नहीं पा रहा है, बट स्टिल माइनॉरिटीज के साथ कितना नाइंसाफी हो रहा है। स्टिल वहां पे कोई भी एजुकेशन सिस्टम, उनका इकोनॉमी सब कुछ खराब हो चुका है। नाउ आईएसआई आके वहां पे हावी हो गए हैं। सो एवरीबॉडी, तो ये इनिशियल स्टेज ही होता है। फर्स्ट इंस्टेबिलिटी होगा, फिर इन्फ्लुएंस होगा ना। एक फ्लेयर अप चाहिए, एक मौका चाहिए। बट नाउ लेट अस सी कि यहाँ पे नेपाल का सिचुएशन क्या हो, क्योंकि नेपाल में देखिए कहीं ना कहीं चाइना से क्लोज, आप देखिए ना, एप्स जब बंद किया, टिकटॉक तो बैन नहीं किया, और एक ऐप था उसको तो बैन नहीं किया, बाकी सारे बैन कर दिया। सो कहीं ना कहीं चाइनीज इन्फ्लुएंस भी नजर आता है। लेट्स सी अब इस अनरेस्ट को, पीस को रिस्टोर करना इज द मेन नाउ एजेंडा होना चाहिए। बट नेपाल में, बट मेयर भी अगर डिसीजन लेंगे तो कैसे लेंगे इस हालत में? क्या जो ये मूवमेंट, जो मास मूवमेंट हो गया, क्या वो शांति, क्योंकि जैसे बांग्लादेश में हुआ नहीं था, अब क्या करेंगे ये देखना पड़ेगा। और नेपाल के बहुत आप सभी लोग बहुत दिल खोलकर बात करते हैं। I'll be very straight। सौरभ भाई आप प्लीज मुझे बताइए, हम कह रहे हैं कि हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए, इंडिया शुड बी प्रोएक्टिव, लेकिन एक प्रतिस्पर्धा, और जो जनजीज मुझे देख रहे होंगे भारत की प्रतिस्पर्धा नहीं समझ पा रहे होंगे, तो जो कंपटीशन है चाइना और भारत के बीच में, जो परोक्ष अपरोक्ष रूप से, फिर बोल रहा हूं डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप पे सब महसूस करते हैं। इफ इंडिया विल बी प्रोएक्टिव, आई एम श्योर चाइना विल नॉट बी साइलेंट। बिल्कुल सही बात आपने कही कि चाइना भी बिल्कुल चुप नहीं रहेगा। जैसा मौसमी जी ने बताया भी कि जो उसके ऐप्स थे वो नहीं किए गए, ठीक है, तो लेकिन जो भी स्थिति है, अभी स्थिति बिल्कुल कंट्रोल से बाहर है। और भारत, मैंने बार बार कहा कि भारत के साथ चूंकि उसके बॉर्डर्स है, भारत एक नेचुरल उसके साथ उसकी जो फर्स्ट जो भी उसका नेबर फर्स्ट की पॉलिसी पर भारत काम करता है, बड़ा सपोर्ट करने वाला होगा वो भारत ही होगा। और बिना भारत के बड़े सहयोग के नेपाल में फिर से पहले जैसी शांति और विकास अभी संभव नहीं है। और जो वहां पर यदि कोई इंटरिम मेयर की भी सरकार बनती है, तो लीडरशिप कहां पर है? किसके साथ में वो सरकार बनाएंगे? कौन सरकार चलाएगा? उसमें उनके पास लेजिटिमेसी कहां से आएगी? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। सिर्फ सरकार बनाना, किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व में सरकार नहीं बनाई जा सकती है। या जो उपद्रवी लोग हैं, ये एक भीड़ तंत्र है। आप देखें कि जिस ढंग से अभी झालानाथ खनाल जी की वाइफ की डेथ हो गई, तो आप जो देख रहे हैं जो सिर्फ हिंसा में विश्वास कर रहा है। यही तो प्रॉब्लम है, आप सभी लोग बहुत समझदार हैं, इसलिए तो आप कह रहे हैं कि हाईजैक, और यही बड़ा पॉइंट मैं अपने देश के लिए भी लाना चाहता हूं। जो जेनजीज हमें देख रहे हैं कि सुनना है तो सौरभ जी को सुनो, प्रोफेसर हैं,
सुनना है तो साय साहब को सुनो, देश की सेवा की है, मैन इन यूनिफॉर्म रहे हैं, वंस इन यूनिफॉर्म ऑलवेज इन यूनिफॉर्म। मौसमी जी को सुनो। लेकिन साय साहब मैं आपके पास आ गया, भारत, सोशल मीडिया, चाइना, इन तीनों को लेकर यहां से भारत की स्थिति क्या होनी चाहिए? हाउ कैन वी बी सो प्रोएक्टिव? रोहित जी, अभी तो तुरंत भारत इसमें प्रोएक्टिव रोल नहीं करेगा। 1-2 दिन आपको इंतजार करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये भीड़ तंत्र उग्र हो चुके हैं इस तरह से, और ये उग्रता बढ़ती जा रही है। जैसे देखिए, नेताओं को मारना, चेस करके रोड पर मारना, उनकी हत्या कर देना, ये तो एक ऐसा रुख लेता जा रहा है भीड़ तंत्र, जिसको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। वहां की या तो सेना करे या जैसे भी करे। और मुझे लगता है कि सेना क्यों नहीं कर रही है, थोड़ा सा सेना को प्रोएक्टिव रोल लेना पड़ेगा, समझा करके भीड़ को, और थोड़ा साम दाम दंड भेद दोनों चीजें अपनानी पड़ती हैं। ऐसी स्थिति में, क्राइसिस में, आप पूरे देश को भीड़ के हत्यारे, भीड़ के हवाले पूरे देश को नहीं छोड़ सकते हैं। दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। ये लोकतांत्रिक चीजें नहीं है। आप किसी को पीट थोड़ी सकते हो, आप आंख थोड़ी लगा सकते हो अपने संसद भवन को। तो ये चीजें समझनी चाहिए। मेरे देश का युवा बात जानता है, समझता है। मौसमी जी, नाउ यू हैव टू कंक्लूड नाउ। मैं यही पूछ रहा था कि अगर हम एक्टिव होंगे तो चाइना भी तो बैठा होगा, वो भी तो देख रहा होगा। बिल्कुल, चाइना तो अभी हम जैसे अलर्ट है, चाइना एक अलग तरीके से, चाइना की स्ट्रैटेजीज ही अलग होगा। चाइना ने तो अभी आई थिंक दे हैव स्टार्टेड मेकिंग प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज एंड कैलकुलेट करना शुरू ही कर दिया होगा चाइना ने, बिकॉज चाइना एक अपॉर्चुनिस्ट कंट्री है। दे आर ओनली लुकिंग फॉर एडवांटेज इन एवरी कंट्री। तो चाइना ने तो अब तक शायद स्ट्रैटेजीज भी बना लिया होगा। बट जैसे सर ने कहा है, भारत अभी आई डोंट थिंक इट विल डायरेक्टली एंटर। भारत अभी वॉच ही करेंगे। और बिकॉज डेफिनेटली देयर इज नो सच लीडर जहां पे डायलॉग होने वाला सिचुएशन अभी नहीं है। डायलॉग के लिए सिचुएशन पहले तैयार करना पड़ेगा, तभी डायलॉग हो सकता है। सो नाउ भारत विल वेट एंड वॉच। बट चाइना तो एक स्टेप आगे है। मुझे लगता है उन्होंने प्लान भी कर लिया होगा कि नेक्स्ट क्या होगा। लेकिन इस चीज को भी हर कोई देख रहा होगा, जहां जहां चाइना आगे वहां पर ऐसी अनस्टेबिलिटी है। तो अभी भी चीजें बहुत सारी है। चॉइस इज योर्स, प्रायोरिटी इज योर्स। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ये सारी चीजें कंडेमेबल हैं, इनको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। आज इस डिबेट में मुझे वक्त इतना ही दे रहे हैं। थैंक यू सो मच साय सर, ऑलवेज प्लेजर हैविंग यू ऑन माय पैनल। थैंक यू सो मच। सौरभ सर, थैंक यू सो मच, आप जुड़े मेरे साथ, बहुत धन्यवाद। मौसमी जी, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच। तो देखिए, अभी भारत पैनी नजर बनाए हुए वेट एंड वॉच की स्थिति में, कोई ऐसे डायलॉग संपर्क करने के लिए कोई है ही नहीं चेहरा वहां पर। लेकिन भारत, हमारी देश, हमारी सरकार, हमारी एजेंसीज भी बहुत एक्टिव है और नजर हमारी भी बनी हुई है। 5 की पड़ताल में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्ते।